हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खिलजी वंश पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद मैंने बताया था कैसे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासन सत्ता हथिया लेता है और शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। फिर मैंने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियानों के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। तो उत्तरी अभियानों में हम लोगों ने गुजरात का अभियान पढ़ लिया था और फिर उसके बाद रणथंभौर का अभियान पढ़ लिया था, फिर चित्तौड़ का अभियान पढ़ लिया था। अब उसी के आगे हम लोग को आज पढ़ना है मालवा का अभियान। ठीक है, अभी हम लोग उत्तर भारत का अभियान पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब उत्तर भारत के सारे अभियान पढ़ लेंगे तब हम लोग दक्षिण भारत में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता था। तो जब 1303 में चित्तौड़ को जीत लिया, राणा रतन सिंह को पराजित कर दिया, तो उसके बाद जो राजस्थान की राजपूत रियासतें थीं उन्होंने अधीनता स्वीकार करना शुरू कर दिया अलाउद्दीन खिलजी की। लेकिन मालवा के राजा थे महलक देव। मालवा के राजा कौन थे? महलक देव। इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण कर दिया। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को भेजा था। यहाँ पे किसको भेजा था? ये देखिए, आइन उल मुल्क। अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आइन उल मुल्क आता है, यहाँ पे आक्रमण करता है। शुरू में कहा जाता है उसको थोड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ा, लग रहा था कि आइन उल मुल्क हार जाएगा, लेकिन बाद में मालवा के किले पर अधिकार हो जाता है आइन उल मुल्क का। और उसके बाद उज्जैन, यानी मालवा जो मध्य प्रदेश में है, जब मालवा पर अधिकार कर लेता है उसके बाद उसके आसपास के क्षेत्रों को, जैसे उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, जालोर, इन सारे क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें? याद रखना है अलाउद्दीन का मालवा अभियान कब हुआ था? 1305 में। यहाँ का शासक कौन था? महलक देव। और हरनंद कोका भी मिलता है। ठीक है, ये इसके सहयोगी थे। तो महलक देव आपको याद रखना है, हरनंद कोका आप चाहे भूल जाइए। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो आइन उल मुल्क को भेजा था। आइन उल मुल्क ये मुल्तान का सूबेदार रह चुका था, उसी को भेजा था। इसके बाद अलाउद्दीन का ध्यान दक्षिण भारत की ओर गया। हालांकि अभी और सारे उत्तर भारत में 2-3 अभियान हैं, जैसे एक मारवाड़ का अभियान 1308 में होता है। 1308 में क्या होता है? मारवाड़ का अभियान। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो मारवाड़ है इसी को सिवाना बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मारवाड़ का अभियान बोले या सिवाना का अभियान बोले। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखा है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये जो मारवाड़ या ब्रैकेट में सिवाना का अभियान जो हुआ था 1308 में हुआ था। 1308 में यह अभियान हुआ और यहाँ का शासक था शीतल देव। परमार वंश का शासक कौन था? शीतल देव। सिवाना या मारवाड़ का शासक था शीतल देव। युद्ध करते हुए शीतल देव मारा जाता है। शीतल देव मारा जाता है और कहा जाता है जब शीतल देव मारा जाता है तो यहाँ का शासक यानी सिवान, या जिसको मारवाड़ कहते हैं, यहाँ का शासक कमालुद्दीन गर्ग को बना दिया गया। ये देखिए, ये कमालुद्दीन गर्ग जो है ये सिवाना का यानी कि मारवाड़ का शासक बन जाता है। तो ये 1308 ईस्वी की घटना थी। ये देखिए, दिल्ली से कहाँ आक्रमण हुआ? सिवान पे। अब इसी के आगे एक और अभियान होता है जिसको हम लोग जालोर का अभियान कहते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि सिवाना का नाम बदल करके खैराबाद रखा गया। फिर जालोर का अभियान होता है और ये लगभग 1311 में होता है। यहाँ का शासक था कान्हड़ देव। ये देखिए, जालोर, यहाँ का शासक कौन था? कान्हड़ देव। यहाँ भी कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा गया आक्रमण के लिए और यहाँ भी कहा जाता है कमालुद्दीन गुर्ग जीत जाता है और इसी के साथ उत्तर भारत की विजय पूरी हो जाती है। यानी जब जालोर को जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी तो उत्तर भारत की या राजस्थान की विजय पूरी हो जाती है। इसके बाद जितने भी राजपूत रियासतें थीं
छोटी छोटी, वो सब इसकी अधीनता स्वीकार कर लेती हैं और पहले भी स्वीकार कर चुकी थी। तो ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके थोड़ा सा दक्षिण अभियानों के बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण अभियान और उत्तर अभियान करने के उद्देश्यों में थोड़ा सा अंतर है। अब कहा जाता है जो उत्तर भारत का अभियान किया था, यहाँ पर तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष शासन किया, डायरेक्ट रूल किया। लेकिन दक्षिण भारत में इसने प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। दक्षिण भारत में केवल और केवल ये अधीनता स्वीकार करने के लिए अभियान करता है और खजाना प्राप्त करने के लिए, यानी धन प्राप्त करने के लिए। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के उद्देश्य युद्ध करने का या अभियान करने का, आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? खजाना प्राप्त करना। ये देखिए, अधिराजत्व, यानी केवल कर वसूली करता था। दक्षिण भारत पे आक्रमण करता, वहाँ के राज्यों को हराता, शासकों को पराजित करता और फिर टैक्स लेकर के छोड़ देता कि टैक्स आप हमको देते रहिए, बाकी आप अपने क्षेत्रों पे शासन कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत में गया। तो विंध्याचल पार करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रभु सत्ता के बजाय अधिराजत्व लागू किया। प्रभु सत्ता का मतलब पूर्ण नियंत्रण और अधिराजत्व का मतलब आधा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, ये उत्तर भारत में तो पूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है, प्रत्यक्ष शासन करता है, लेकिन दक्षिण भारत में अधिराजत्व, यानी कि अधीन कर लेता था अपने, फिर उनको छोड़ देता था, टैक्स वगैरह लेकर के, खजाना वगैरह लूट करके उनको छोड़ देता था। उद्देश्य क्या था दक्षिण भारत में अभियान का? मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यों को साम्राज्य में मिलाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनसे वार्षिक कर लेना था और धन वसूलना था। अमीर खुसरो ने इन सारी घटनाओं का वर्णन अपनी किताब खज़ाइन-उल-फुतूह में किया है। खज़ाइन-उल-फुतूह अमीर खुसरो की रचना है, उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब अगर आक्रमण की बात करें तो ये सारे राज्य हैं दक्षिण भारत के। 4 प्रमुख राज्य थे। सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करता है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देवगिरी में यादव वंश था और यादव वंश के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। तो देवगिरी को सबसे पहले जीतता है, 2-3 बार आक्रमण करता है देवगिरी पर। फिर वारंगल को जीतता है। वारंगल जिसको तेलंगाना कहते हैं, हैदराबाद के पास, यहाँ पे काकतीय वंश का शासन था और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय शासन कर रहे थे। फिर इसके बाद द्वार समुद्र, ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु के आसपास, यहाँ होयसल वंश का शासन था और बीर बल्लाल तृतीय शासन कर रहे थे, इनको पराजित किया गया। फिर मदुरा, ये केरल के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे पांड्य वंश का शासन था और बीर पांड्य शासन कर रहे थे। तो इन सारे क्षेत्रों को अलाउद्दीन खिलजी एक एक करके जीतता है। अब हम लोग एक एक करके इन सारे अभियानों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दक्षिण अभियान में देवगिरी के यादव वंश की। 1306 और 7 ईस्वी के आसपास, कहीं कहीं 8 भी लिखा होता है, यहाँ पे आक्रमण किया गया। कौन सा वंश था? यादव वंश। और शासक देवगिरी के रामचंद्र देव थे। कहा जाता है अब इन पर आक्रमण क्यों किया, इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि जब गुजरात पे अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो गुजरात के शासक, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, गुजरात के शासक भाग करके कहाँ शरण लेते हैं? अपनी बेटी के साथ देवगिरी में शरण लेते हैं। इससे अलाउद्दीन खिलजी गुस्सा हो जाता है कि हमने जिसको हराया तुमने उसको शरण दिया। तो जो गुजरात के शासक थे रायगढ़, वो भाग करके देवगिरी में आ जाते हैं, शरण देते हैं। रामचंद्र शरण दे देता है तो अलाउद्दीन खिलजी नाराज़ हो जाता है और इसी कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, कहा जाता है, यहाँ पे देवगिरी पे आक्रमण किया था। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी को 1296 में एक बार लूट चुका है। याद कीजिए, जब जलालुद्दीन खिलजी का शासन था उस समय अलाउद्दीन खिलजी लूट के गया था और कड़ामानीपुर में ठहरा था खजाना लेके, फिर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। तो यही देवगिरी के राजा थे, इन्हीं को लूट के गया था। तो उस समय जब लूट के गया था तो देवगिरी के जो राजा रामचंद्र देव थे, इन्होंने कर देना स्वीकार कर लिया था कि हम आपको कर देते रहेंगे और आप चले जाइए। तो अलाउद्दीन खिलजी लूटपाट करके चला गया और रामचंद्र देव कर देते रहे। बाद में कर देना बंद कर दिए।
तो इसलिए 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो दो कारण माने जाते हैं, एक तो रामचंद्र देव ने कर देना बंद कर दिया था, दूसरी चीज़ रामचंद्र देव ने गुजरात के भगोड़े शासक रायगढ़ को शरण दी थी। इस कारण जो है इन पे आक्रमण किया जाता है। और दक्षिण अभियानों का जो नेतृत्व करता है वो मलिक काफूर करता है। मैंने आपको कल मलिक काफूर के बारे में बताया था, ठीक है। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का नेतृत्व कौन करता है? मलिक काफूर करता है। और मलिक काफूर देवगिरी पर आक्रमण करता है। रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं और ये संधि करते हैं। रामचंद्र देव जो है वो पराजित हो जाते हैं और फिर ये संधि करते हैं, इनको दिल्ली भेज दिया जाता है। रामचंद्र देव को कहाँ भेज दिया जाता है? दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहा जाता है रामचंद्र देव जब दिल्ली गए तो ये अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और इनको यानी रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि भी दी और साथ ही इसका राज वापस कर दिया। रामचंद्र बहुत खुश हुआ और फिर उसने दोबारा विद्रोह नहीं किया। मतलब रामचंद्र देव ने विद्रोह नहीं किया। फिर कहा जाता है रामचंद्र देव की जब मृत्यु हो गई तो रामचंद्र देव का बेटा शंकर देव देवगिरी पर शासन करने लगा। रामचंद्र देव की मृत्यु हो गई। अब जब शंकर देव शासन करने लगा, 1313 ईस्वी की बात है, तो इसने कर देना फिर से बंद कर दिया। तो फिर से सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा और इस युद्ध में शंकर देव मारा गया और देवगिरी को लूट लिया अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा। तो ये दो बार देवगिरी पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, एक तो 1306 और एक 1313 में। टोटल देखें तो इसके पहले भी एक बार आक्रमण कर चुका, जो मैंने आपको बताया। तो ये थी देवगिरी की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे अभियान, या जिसको तेलंगाना या वारंगल का अभियान कहते हैं। 1308, कहीं कहीं 1309 और 10 लिखा होता है, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिए कि दूसरा प्रमुख अभियान क्या था? वारंगल। वारंगल कहाँ है? तेलंगाना के आसपास, हैदराबाद के आसपास है। 1308 और 9 के आसपास यहाँ पे आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ पे कौन सा वंश था? काकतीय वंश था। शासन कौन कर रहा था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ भी आक्रमण होता है और वारंगल के दुर्ग को जीत लिया जाता है। कहा जाता है यहाँ रामचंद्र देव ने सहायता भी की थी। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता भी की थी। मलिक काफूर और वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के बीच लड़े गए युद्ध में प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने समर्पण कर दिया। ये देखिए, ये प्रताप रुद्रदेव द्वितीय हैं, ये समर्पण कर देते हैं मलिक काफूर के सामने और सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। प्रताप रुद्रदेव को कहा जाता है कि ये अपने सोने की मूर्ति बनवाते हैं। देखिए, ये प्रताप रुद्रदेव की सोने की मूर्ति है। सोने की मूर्ति बनवाते हैं और इसमें सोने की जंजीर, यहाँ हालांकि ये जंजीर सोने की नहीं है, लेकिन इसमें सोने की जंजीर बांध करके आत्मसमर्पण करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजते हैं, दिल्ली भिजवाते हैं मलिक काफूर के माध्यम से। समझिए, जो प्रताप रुद्र द्वितीय हैं ये अपनी सोने की मूर्ति बनवाते हैं और उसमें सोने का चैन पहना देते हैं, जंजीर, और झुक जाते हैं मलिक काफूर के सामने, यानी कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे अधीन हो गए, अब हम कहीं जा नहीं सकते। और इसी समय प्रताप रुद्रदेव द्वितीय मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा देते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये था वारंगल का अभियान, ठीक है। और पहले मैंने आपको बता दिया देवगिरी का अभियान। 2 अभियान हो गए। अब तीसरा है द्वार समुद्र। द्वार समुद्र में होयसल वंश था। 1310 ईस्वी में अभियान हुआ और यहाँ का शासक था बीरबल्लाल तृतीय। बीरबल्लाल तृतीय जो था यहाँ का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है
और अगला जो अभियान होता है, ये देखिए, ये जो मदुरा अभियान जो होता है, इसको माबर भी बोलते हैं, मदुरा को माबर भी बोलते हैं। ये अभियान जो होता है, इस अभियान में वीर बल्लाल तृतीय अलाउद्दीन खिलजी की सहायता करने का वचन देता है। अब यहाँ दो भाई थे मदुरा में, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, और यहाँ दो भाई थे शासन कर रहे थे, वीरपांड और सुंदरपांड। ये दोनों सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे आपस में ही। वीरपांड और सुंदरपांड लड़ रहे थे, ठीक है। इसी बीच सुंदरपांड ने अलाउद्दीन खिलजी की सहायता मांग ली। जो सुंदरपांड था, ये देखिए, जो सुंदरपांड था, ये अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगता है कि आइए हमारी सहायता कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति वहाँ पे मलिक काफूर पहुँचते हैं और खूब आक्रमण करके लूटपाट करते हैं। और पांड की राजधानी थी मदुरा, यहाँ से बहुत सोना चांदी मलिक काफूर लूटपाट करके ले जाता है, यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर देता है और अपार संपत्ति उसको मिलती है। रामेश्वरम तक धावा बोल देता है। मंदिरों को लूट करके मस्जिद का निर्माण करवाया। धन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल, यानी सबसे ज़्यादा धन यहीं से मिला था। हालांकि कहा जाता है पांड के राजाओं ने, यानी पांड राजाओं ने कभी भी संधि अधीनता स्वीकार नहीं की, और यहाँ से लूटपाट करके अलाउद्दीन खिलजी चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति चले जाते हैं। तो आज हम लोग इतना ही बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके यानी अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के बारे में बात करेंगे, प्रशासनिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, इसके सुधारों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कैसे खिलजी वंश का पतन हुआ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।